नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप मस्त होंगे और बिल्कुल आनंदित होकर के अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की ओर ले चलता हूं जहां से आपके एग्जाम में, चाहे वह एसटीटी 2020 जो कि एग्जाम होने वाला है 9 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में, या बिहार दरोगा में सीधे सवाल पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। आप अगर इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो आपके जो प्राचीन भारत के कुछ सवाल होंगे वो सीधे आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेंगे और आप वहां जब देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल काम का चैप्टर था। और उस काम के चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हम कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? स्रोतों के प्रकार और इतिहास का लेखन। आपको पता होगा कि जो गांव घरों में या जहां कहीं भी आप रहते होंगे तो तमाम तरह की कहानियां चल रही होती हैं। और इतिहास में क्या, इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, यानी बीती हुई घटनाओं का जो कहानी है उसी को हम लोग इतिहास करते हैं। लेकिन क्या सारी कहानियां इतिहास हो जाती हैं? नहीं। जब तक साक्ष्य नहीं मिलता है, स्रोत नहीं मिलते उन कहानियों के पीछे का, तब तक जो है वह इतिहास नहीं बन पाती है। यानी स्रोतों के आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है स्रोतों के प्रकार और इतिहास का लेखन। यानी हम देखेंगे कि कितने प्रकार के स्रोत जो है इतिहास, यानी जो इतिहास का मतलब हुआ, इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, जो इतिहास बनेंगे, बीती घटनाएं जो इतिहास बनेगी उसमें कितने तरह के जो स्रोत होते हैं, जो सोर्स होते हैं, वो इतिहास लेखन में काम आते हैं। हम उसकी चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर स्रोतों के प्रकार की चर्चा करें तो इतिहास लेखन में मुख्यतः 1, 2, 3 और 4, यही 4 तरह के जो स्रोत हैं, इसी के आधार पर जो फाइंडिंग्स होती है उन्हीं स्रोतों के आधार पर इतिहास लेखन किया जाता है। पहला अवशेष है वह भौतिक, पहला जो स्रोत है वह है भौतिक अवशेष, दूसरा सिक्के पॉइंट्स, तीसरा अभिलेख और चौथा साहित्यिक स्रोत। इन्हीं स्रोतों के आधार पर जो घटनाएं होती हैं उसको उसमें तारतम्यता बैठा करके, उसे जो है कॉन्सिडेंस बैठा करके इतिहास का लेखन किया जाता है। तो हम एक एक करके इन चारों स्रोतों के मुख्य लक्षणों और उनसे जो जुड़ी ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं हम उसको देखेंगे किस तरह से इतिहास लेखन में काम आते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं भौतिक अवशेष की, फिजिकल रिमेन्स की। आप अगर दक्षिण भारत में देखें तो बहुत सारे पत्थर के मंदिर बने हुए हैं। और अगर हम बोध गया यानी पूर्वी भारत के आसपास देखें तो यहाँ बिहार बने हुए, ईंटों के बिहार। बिहार का नाम ही बिहार बना, बौद्धों के लिए जो बिहार बना था, भ्रमण करने के स्थल बने थे, रहने के जो आवासन की सुविधा दी गई थी, इसी के आधार पर बिहार बना। तो पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो ईंटों के बिहार की प्रधानता बनती है, भौतिक अवशेष के रूप में आज भी दिखते हैं। और दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर दिखते हैं। जैसे मोदी जी ने जब चाइना के राष्ट्रपति के साथ, शी जिनपिंग के साथ, जब महाबलीपुरम में वार्ता की थी तो आपने देखा होगा महाबलीपुरम का मंदिर जो है वह पत्थर का मंदिर और इतनी सुंदर नक्काशी थी कि उसी अवशेषों के आधार पर जो है एक इतिहास का लेखन हो पाता या होता है। तो हम उसकी चर्चा आज करेंगे। और पूर्वी भारत में जितना भी आप बोध गया के आसपास या बराबर की पहाड़ियां हों या जितने भी तरह के जो बिहार आप देख सकते हैं, गुहाएं हैं, बिहार हैं, उसके आधार पर इतिहास का लेखन हुआ। तो बौद्ध का इतिहास जो है वह बिहारों का इतिहास है और उस बिहारों के इतिहास पर जो है पूरे बौद्ध दर्शन का इतिहास और बुद्ध के जीवन से संबंधित सारी घटनाएं संबंधित। तो आप समझ गए कि भौतिक अवशेष किस तरह से जो है इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि भौतिक अवशेष हमें जो प्राप्त होते हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं। जमीन के जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जमीन है, अगर ऊंचा उठा हुआ भाग है तो इसको हम लोग टीला कहते हैं। और इसी टीले के अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है दबे हुए होते हैं, दफन हुए होते हैं। जब इन्हीं टीलों की खुदाई होती है, खुदाई 2 तरह से होती है, या तो खोदते खोदते एक ही क्रम में ऐसे बढ़ा जाए, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग वर्टिकल खुदाई कहते हैं, जिसको अनुलंब या लंबवत खुदाई के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है वह क्षैतिज खुदाई होता है, यानी पूरे टीले को खोदिए, यहां से लेकर के खोदते 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 यहां तक पहुंचे, यह खुदाई जो है क्षैतिज खुदाई होता है। अब इन्हीं 2 खुदाई के आधार पर जैसे ही हम इस टीलों की खुदाई करते हैं और अनुलंब खुदाई करते हैं, नीचे की ओर खुदाई करते जाते हैं, तो इसमें कई लेयर्स मिल जाते हैं और हर एक लेयर में इतिहास के अलग अलग कालों की घटनाएं जो है दफन हुई होती हैं। और इसी के आधार पर हम इतिहास को एक स्रोत के रूप में, एक कॉन्क्रीट एविडेंस के रूप में जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर हम लेखन करते हैं। तो क्या साक्ष्य मिल गए तो पता चल गया कि किस काल के हैं?
तो वैसे स्थिति में हम कालों के निर्धारण के लिए C14 मेथड, कार्बन 14 जो पद्धति है जिससे आयु का निर्धारण होता है। आपको पता होगा कि कार्बन 14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कार्बन का एक आइसोटोप है जो सभी लिविंग मटेरियल्स में कार्बन 14 की मात्रा होती है। और यह जो है जब ये लिविंग मटेरियल्स यानी जीवित जीव जब मर जाते हैं तो उनके शरीर में जो उपस्थित कार्बन 14 की जो मात्रा होती है वह धीरे धीरे क्षय होती है, उसका डिकेइंग होता है। और अगर हम कार्बन 14 के हाफ लाइफ की बात करें, आधी आयु की बात करें तो यह 5568 वर्ष है। आप समझ सकते हैं पूरी लाइफ कितनी होगी, डबल कर दीजिए। तो धीरे धीरे एक निश्चित रेशियो में ही इसका डिकेइंग होता है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिक जो है कार्बन 14 विधि से आयु का निर्धारण करते हैं। तो आपसे सवाल बनेगा कि आयु का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो आप बोलेंगे सीधा लिखेंगे, जो ऑप्शन होगा दिखेगा कार्बन 14, तो सीधा उसको ऑप्ट करेंगे। हाफ लाइफ पूछा जा सकता है कार्बन 14 का, तो 5568 वर्ष है। अगर हम इस आधार पर जो खुदाई से हमें अवशेष मिले हैं उनका आयु का निर्धारण करें तो कार्बन 14 के आधार पर जो आयु प्राप्त होंगे उसी आयु के आधार पर इतिहास का कालक्रम बटेगा, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो और आधुनिक भारत के इतिहास में तो बहुत सारे सोर्स है जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन खुदाई के आधार पर जो सबसे महत्वपूर्ण रूप से इतिहास लिखी गई है वो प्राचीन इतिहास है। और मध्यकालीन के कुछ हिस्से हैं जहाँ की लेखन तब तक बहुत उन्नत रूप में नहीं था, तो वहां खुदाई के आधार पर चीजें लिखी। लेकिन खुदाई या भौतिक अवशेष के आधार पर जो मुख्य रूप से लेखन हुआ, अगर आपसे पूछा जाए तो किस इतिहास के किस भाग का लेखन हुआ है, तो आप सीधा बताएंगे प्राचीन जो भारत का इतिहास है, यानी प्राचीन संस्कृतियों और प्राचीन इतिहास का जो लेखन हुआ है वह भौतिक अवशेषों और खुदाई उसके आधार पर जो जीवन का निर्धारण हुआ, काल निर्धारण हुआ, उसी के आधार पर हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें टीलों की अगर हम बात करें तो टीलों में 3 तरह की संस्कृतियों के दफन होने की बात होती है, या एकल संस्कृति, सिंगल, मुख्य सांस्कृतिक टीले और बहुसांस्कृतिक टीले। हम इसमें थोड़े अंतर को समझ लें। एकल सांस्कृतिक टीले का मतलब है किसी एक टीले की अगर खुदाई हो रही है तो एक ही तरह की जो मटेरियल्स हैं उसकी प्रधानता होगी। अगर हम मान लीजिए PWG की बात करें, पेंटेड ग्रे वेयर की बात करें, यानी चित्रित धूसर चित्रित मृदभांड की बात करें, तो एक तरह के जो अवशेष प्राप्त होंगे। इससे पता चलेगा कि इस टीले में एक तरह की संस्कृति थी और वही संस्कृति जो है उसके मुख्य रूप में निर्धारक बनी, यानी इतिहास का यह स्रोत बना। इसी को एकल सांस्कृतिक टीले कहते हैं। बहुसांस्कृतिक टीले का मतलब है कि आप उसमें बहुत तरह की संस्कृतियां जो है वह क्रमशः जो है विकसित होती गई और उस टीले को हम लोग बहुसांस्कृतिक टीले के नाम से जानते हैं, मल्टी। और मुख्य संस्कृति का मतलब है कि कोई एक संस्कृति का विकास मुख्य रूप से हुआ और उसी के पहले या उसी के बाद कई तरह की संस्कृतियां विकसित हुई, लेकिन मुख्य संस्कृति एक ही थी, इसीलिए मुख्य सांस्कृतिक टीले के नाम से जानते हैं। यह बहुत सवाल वाला सेक्शन नहीं है, लेकिन समझ आपको होनी चाहिए। सवाल अभी तक यहां से बनेगा, कार्बन 14 मेथड क्या है, फिजिकल अवशेष जो है क्या है, कैसे इतिहास के लेखन में महत्वपूर्ण होते हैं, कौन सा इतिहास, अगर भौतिक रिमेंस का फिजिकल रिमेंस की बात करें तो उससे इतिहास के किस सेक्शन का जो है लेखन संभव हो पाएगा। तो आपको प्राचीन भारत का इतिहास बताना है, प्राचीन इतिहास बताना है। इसके अलावा अगर हमें जो सवाल बनेंगे कि आयु के निर्धारण में कौन सा मेथड, तो कार्बन 14 सीधा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको एकदम से याद कर लें। दूसरा हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो टीले की खुदाई होती है उसमें 2 तरह से खुदाई होती है, एक अनुलंब या लंबवत, दूसरा क्षैतिज। कौन सा सबसे इफिशियंट है और सबसे कम कॉस्टली है, तो आप बताएंगे अनुलंब, क्योंकि क्रमशः खोदा जाता है, नीचे की ओर खोदा जाता है। यह अगर पीला है तो नीचे की ओर खोदा जाता है और कई लेयर्स में इसकी खुदाई होती है और हर लेयर्स जो है अलग अलग इतिहास के कालक्रमों को दर्शाता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है और हर एग्जामिनेशन में पीसीएस से लेकर के आईएएस से लेकर के एसटीटी से दरोगा तक के एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी भी क्षेत्र के क्लाइमेट का यानी जलवायु और उसकी वनस्पतियों के निर्धारण करना हो, है ना, कि ये इस समय में वहां पे खेती होती थी कि नहीं, कैसा जलवायु था। अगर हम आपसे पूछें कि 6000 से 7000 ईसा पूर्व में राजस्थान और अगर हम कश्मीर की बात करें उसमें पूछे कि खेती होती थी कि नहीं, कैसा क्लाइमेट था, वहां की जलवायु कैसी थी, वहां की वनस्पतियां कैसी थी, तो आपको वहां से प्राप्त होने वाले जो फिजिकल रिमेंस है, भौतिक अवशेष है, उसमें जो पराग कण है, पौधों के अवशेष में जो पराग कण होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं,
उसके अगर आयु को, उसके एज को कार्बन 14 मेथड से निर्धारित कर लिया जाए तो परफेक्ट जानकारी हमको उपलब्ध हो जाएगी कि उस क्षेत्र में उस समय में क्लाइमेट कैसे थे। तो यहाँ पर 6000 से 7000 ईस्वी पूर्व में अगर हम राजस्थान और कश्मीर की बात करें तो वहां से मिले जो परागकण है, पौधों के परागकण, उसके आयु का निर्धारण किया गया तो पता चला कि इस समय यहाँ क्लाइमेट खेती के अनुकूल थे और खूब कृषि होती थी। इसीलिए जो है हड़प्पा संस्कृति की अगर हम बात करें तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति का अवशेष पाए गए हैं। अगर हम टीले की खुदाई की बात करें तो आपको पता होगा कि जो टीले की खुदाई यानी भौतिक अवशेष उससे 2500 ईसा पूर्व 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात करें तो यहाँ पर भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, जो भारत का पश्चिमोत्तर भाग है, उसमें खुदाई के दौरान एक ऐसी संस्कृति का पता चला जो कि नगरीय संस्कृति थी, जिसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। हम हड़प्पा संस्कृति की विशेष चर्चा करेंगे उस चैप्टर में, लेकिन आप बेसिक रूप से जान लीजिए कि अवशेष कैसे जो है इतिहास लेखन में कारगर होते हैं और इन सारी संस्कृतियों की चर्चा हम आगे करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि इतिहास के लेखन में जो स्रोत हैं वो महत्वपूर्ण रखते हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। घटनाएं घटती हैं, अगर उसके आधार पर उस समय का साक्ष्य नहीं मिलता है तो इतिहास के हिस्से नहीं बन पाते हैं, सिर्फ कहानियां बन करके रह जाती हैं। वैसे ही इतिहास के लेखन में एक और स्रोत है, अगला स्रोत है जिसका नाम है कॉइन्स, सिक्के। अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिक्के किसी काल विशेष में पाए जाने के आधार पर उसका आयु का निर्धारण कैसे होगा? C14 पद्धति के द्वारा होगा, और यह जो कार्बन 14 पद्धति है उसके द्वारा उसके आयु का निर्धारण करके उस कालखंड के इतिहास को जानेंगे जहां से सिक्के प्राप्त हुए हैं और किस कालखंड के सिक्के हैं, किस राजवंश के सिक्के हैं, उसको प्राप्त करेंगे। जो सिक्के के अध्ययन का शास्त्र है उसको मुद्रा शास्त्र है, न्यूमेटिक्स कहते हैं। आपको सीधा सवाल में पूछ देगा न्यूमेटिक्स, मुद्रा शास्त्र अगर याद भी रखे और न्यूमेटिक्स याद नहीं रखे हैं तो आपसे जो है गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सिक्कों के अध्ययन, कॉइन्स के अध्ययन को, स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है इसको न्यूमेटिक्स कहा जाता है। यह सीधा सवाल पूछा जाता है, बिहार दरोगा और एसटीटी वाले तो विशेष रूप से ख्याल रखिए, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। अब आप समझिए कि जो सिक्के हैं वो किस लिए काम आ सकते हैं। सिक्कों का काम जो है व्यापार वाणिज्य के लिए, इसके अलावा जो है जब दान देना हो तब उसके लिए काम आते हैं। तीसरा क्या होगा, जब वेतन आदि का निर्धारण होता है, जब वेतन देना हो, नगद वेतन देना हो तब सिक्कों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से किसी कालखंड में जो प्रयोग होने वाले सिक्के हैं उस समय के व्यापार वाणिज्य, उस समय के शासकों की प्रकृति, शासकों का जो है कौन से शासक थे और कितना नगद वेतन वगैरह मिलता था, यानी सिक्के के प्रवाह, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की मात्रा के द्वारा जो है निर्धारित हो सकता है। और वह निर्धारण अगर उसके काल का निर्धारण करना हो तो C14 जो विधि है जिसकी चर्चा हमने पीछे भी की। अब अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के किसकी चीजें से बनते हैं? सोना, चांदी, तांबा और सीसा, इसके जो सिक्के हैं जनरली बनाए जाते हैं। और सिक्कों की जो मात्रा और धातु के आधार पर जो है राजवंश, सिक्के किस काल में मिले, अगर हम सिक्कों की बात करें तो प्राचीन भारत में जो सिक्के मिले हैं वह पहले उन सिक्कों पर संकेत हुआ करता था। बाद में राजा जो है, जो बाद के सिक्के मिले उसमें राजाओं के चित्र अंकित है। जैसे समुद्रगुप्त का आपने देखा होगा कि बिना बजाते हुए उसके काल के सिक्के पे जो है उसका चित्र अंकित है। तो आपसे यह सवाल बनेगा कि बिना बजाते हुए जो है किसी सिक्के पे किसी चित्र है तो वह कौन सा शासक होगा? तो वह समुद्रगुप्त है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो इष्ट देवता हैं किसी राजवंश के, उसके भी चित्र जो है सिक्कों पे अंकित किए गए हैं, ढाले गए हैं। तो उस स्थिति में सिक्के किसी राजवंश के किसी काल के निर्धारण की बात करते हैं। इसको हम एक स्पष्ट उदाहरण से आपको समझाना चाहते हैं। अगर हम 200 से 100 बीसी की बात करें, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व तक की बात करें तो भारत में हिंद यूनानी शासकों का जो है इतिहास पाया जाता है। इस इतिहास को अगर पूरी तरह से देखें तो सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है, क्योंकि उस काल के जो सिक्के मिले हैं वह भारत में पहली दफा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। भारत में पहली दफा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। अब आपको हम हिंद यूनानी शासकों के बारे में बताएं कि ये उत्तरी अफगानिस्तान से आए और भारत में इन्होंने शासन किया आकर के। और यह शासन का कालावधि इनका क्या था? 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व, 200 बीसी टू 100 बीसी। और इस इतिहास की जानकारी पूरी तरह सिक्कों पे आधारित है, क्योंकि पहली दफा इन्होंने स्वर्ण सिक्के भारत में चलाए, सोने के सिक्के चलाए। तो आपसे सीधा सवाल बन सकता है कि भारत में पहली दफा स्वर्ण सिक्के किसने बनाए या किसने चलाए? तो हिंद यूनानी
है ना। आपको सीधा जो है आंसर करना होगा। किस काल में थे भारत में, तो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी पूर्व के बीच में थे। कहां से आए थे, उत्तरी अफगानिस्तान से आए थे। अगला जो है सवाल बनता है कि अगर हम सिखों की बात करें तो सिखों की बात करें तो मौर्योत्तर काल के बाद, यानी मौर्य काल के बाद से लेकर के गुप्त काल के बीच तक सिक्कों का प्रचलन खूब रहा। इसका मतलब क्या था कि अगर इस काल में सिक्के रहे, मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल में सिक्के रहे, यानी 320 ईस्वी पूर्व से लेकर के अगर हम 700 ईस्वी 320 ईस्वी यानी अगर हम 3 ईसा पूर्व की बात करें, लगभग की बात करते हैं, से लेकर के 700 ईस्वी तक की बात करें, 300 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक की बात करें, तो इस काल में सिक्कों का खूब प्रचलन रहा। इसका मतलब साफ था कि इस काल में वाणिज्य व्यापार खूब है, नकदी का प्रचलन काफी था, यानी समृद्धि ज्यादा थी। इस आधार पर अगर हम गुप्त काल के बाद की बात करें तो सिक्कों का प्रचलन कम हुआ। इसका मतलब साफ है कि वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में जो है कमियां आई और जो समृद्धि का मामला था वह खत्म सा हो गया। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सोने हमने पहली दफा स्वर्ण सिक्के की बात की तो वह हिंद यूनानी शासकों ने चलाया, और अगर हम सबसे ज्यादा सोने के सिक्के की बात करें तो यह गुप्त शासकों द्वारा चलाया गया था, है ना। और अगर हम सिक्के पर पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे की बात करें, सिक्के कैसे बनते, सांचे में ही बनेंगे, तो जो सांचे हैं उसके आधार पर हम बात करें तो पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के के जो सांचे हैं सबसे ज्यादा कुषाण काल के हैं। यानी आपसे सवाल बन सकता है कि पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे सबसे ज्यादा किस काल के हैं, तो आपको आंसर देना होगा कुषाण काल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल बन सकता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्राप्त हुए, किस काल में प्रचलन में लाया गया, चलाया गया, तो आपको गुप्त शासकों का काल यानी गुप्त काल को आपको ऑप्ट करना है। और पहली दफा स्वर्ण सिक्के कब चलाए गए, किसके द्वारा चलाया गया, तो आपको हिंद यूनानी शासकों के द्वारा बताना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसकी चर्चा हमने कर दी। सिक्कों के अध्ययन के शास्त्र को जो है न्यूमेटिक्स कहा जाता है। सीधा न्यूमेटिक्स याद रखिएगा, क्योंकि सीधा न्यूमेटिक्स ही ऑप्शन में रहेगा, मुद्रा शास्त्र नहीं रहेगा, तो वहां आपको गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सिक्कों के द्वारा जो है किस तरह से प्राचीन भारत के इतिहास को जो प्राचीन इतिहास है वह तय किए गए। आपने तो देखा कि हिंद यूनानी शासकों का पूरा इतिहास उनके द्वारा जो चलाए गए सिक्के उसी के आधार पर तय हुए। और इतिहास तभी लेखन के रूप में जो है, कहानी तभी लेखन के रूप में या इतिहास लेखन का स्रोत बनता है, इतिहास लेखन का हिस्सा बनता है, जब कहानियों के साथ जो है उस काल के अवशेष, चाहे वह भौतिक अवशेष हो, सिक्के हो जो है, या अभिलेख हो या साहित्यिक स्रोत हो, अगर उसे साक्ष्य के रूप में सपोर्ट करते हैं तभी इतिहास बनता है।